हेलो एवरीवन, माय नेम इज विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरविल स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीपीसीजी 172 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल पे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट इन यूथ। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यूथ की आइडेंटिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक यूथ अपने आप को कैसे देखता है, उसके वैल्यूज, कॉन्फिडेंस, गोल्स और सोशल रोल क्या है। स्कूल और कॉलेज का टीचिंग स्टाइल, रूल्स और एनवायरनमेंट आइडेंटिटी फॉर्मेशन को या तो सपोर्ट करता है या कभी कभी लिमिट भी कर देता है। एडोलेसेंस यानी कि आपका यूथ फेज वो टाइम होता है जब आइडेंटिटी सबसे ज्यादा डेवलप होती है, इसीलिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। मॉडर्न स्कूल्स और कॉलेजेस यूथ की आइडेंटिटी को 4 इंपॉर्टेंट वे में शेप करते हैं। सबसे पहले है पेडागोगी एंड लर्निंग टास्क, मतलब कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे टास्क दिए जाते हैं, ये यूथ के सेल्फ परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है। आज के ज़माने में यूथ को चाहिए 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। यूथ रोट लर्निंग से बोर हो चुके हैं, उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लाइक इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आज कई इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए इनकरेज करते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन। एरिक्सन कहते हैं कि एडोलेसेंस एक साइको सोशल मोरेटोरियम का टाइम होता है, जिसमें यूथ एक्सप्लोर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। आइडियल स्कूल उन्हें सब्जेक्ट, इंटरेस्ट और करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अर्ली स्पेशलाइजेशन और सिर्फ सिक्योर जॉब का प्रेशर यूथ की क्रिएटिविटी को मार देता है। ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर आइडेंटिटी ग्रोथ को ब्लॉक करता है। देन उसके बाद है इन्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट एंड रैशनैलिटी। सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट भी जरूरी होता है। जब टीचर्स फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक होते हैं और स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने का या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का स्पेस मिलता है, तब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। सपोर्टिव टीचर स्टूडेंट रिलेशन आइडेंटिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। देन उसके बाद पर्सनलाइज लर्निंग से स्टूडेंट को अपनी रियल स्ट्रेंथ समझने का मौका मिलता है। फोर्थ पॉइंट है आपका अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग। ट्रेडिशनल स्कूल्स में स्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, जहां क्वेश्चन पूछना मना होता है, लेकिन यूथ को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने और डिसीजन लेने का चांस मिलना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल या फिर क्लब्स वगैरह ये होने चाहिए। जब स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो उनका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो स्ट्रांग बनता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना चाहिए और ये आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन आइडेंटिटी डेवलपमेंट। तो इसमें देख लेते हैं, स्कूल सिर्फ पढ़ाई का प्लेस नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट के फ्यूचर, सेल्फ इमेज और सोशल इंटरेक्शन को भी शेप करते हैं। 3 मेजर इम्पैक्ट जो है आपके बुक में मेंशन है। सबसे पहले है कॉम्पिटेंस। स्टूडेंट अपनी एबिलिटीज का जजमेंट स्कूल के फीडबैक के बेसिस पे बनाते हैं। अगर स्कूल उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देता है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या करता है, उनको जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन कांस्टेंट फेलियर या नेगेटिविटी से लो सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप हो सकती है। देन उसके बाद है आपका वर्क एथिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। स्कूल पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी सिखाता है, लेकिन अगर प्रेशर और पनिशमेंट ज़्यादा हो तो स्टूडेंट डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी के लिए इनकरेजमेंट और डिसिप्लिन के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल। ग्रुप एक्टिविटीज, टीम वर्क और क्लास इंटरेक्शन से स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन, एम्पैथी और लीडरशिप सीखते हैं। ये सोशल स्किल्स उनकी आइडेंटिटी का मेजर पार्ट बन जाता है। अब देख लेते हैं कंफ्यूजन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं होते, ये आइडेंटिटी शेपिंग स्पेसेस भी होते हैं। अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव, फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव हो तो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर कर पाते हैं कि वो कौन है। जब स्कूल्स यूथ को फ्रीडम, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन का स्पेस देते हैं, तब वो उनकी आइडेंटिटी बनाने में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं।
तो अगर आपका ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिलेशंस इन सोशल डेवलपमेंट। तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एडोलेसेंस के टाइम पे पीयर रिलेशंस यूथ की सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे फैमिली सपोर्ट देती है, वैसे ही पीयर ग्रुप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। पीयर्स यूथ को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ाते हैं और आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद है पीयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये हेडिंग्स कहाँ से आई, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं है। बुक में ये कंटेंट है, मैंने बस इन्हें सब हेडिंग्स में दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पीयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। पीयर्स के थ्रू यूथ अपने आप को समझने लगते हैं। जब वो अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, फनी हूँ या टैलेंटेड हूँ, तो उनका सेल्फ इमेज बनता है। जब पीयर ग्रुप से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो यूथ को लगता है कि वो नॉर्मल है, और अगर उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उनको ये लगता है कि वो थोड़े से अलग हैं या फिर गलत हैं। ये फीलिंग उनके सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग बनाती है और पर्सनल आइडेंटिटी को क्लियर करती है। देन उसके बाद है सोशल सिंबल्स एंड आइडेंटिटी। यूथ अपनी ग्रुप आइडेंटिटी दिखाने के लिए पीयर ग्रुप सिंबल का यूज करते हैं, जैसे कि फैशन, हेयर स्टाइल, म्यूजिक या बोलने का स्टाइल, जो भी उनके ग्रुप में होता होगा वो सिंबल यूज करते हैं। इन शेयर्ड सिंबल्स के थ्रू उन्हें ग्रुप के साथ बिलोंगिंग का फील आता है, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो भी वही करेंगे। प्रेफरेंस जैसे कि म्यूजिक, फूड, क्लोथिंग या हॉबीज भी ज्यादातर पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस से ही बनते हैं, ना कि फैमिली के इन्फ्लुएंस से। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट, सोशल कॉम्पिटेंस एंड मोरल डेवलपमेंट। पीयर ग्रुप से यूथ सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं, मतलब दूसरों के इमोशन समझना, सिचुएशन में सही रिस्पॉन्स देना, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझना। डेली पीयर इंटरेक्शन से यूथ कॉपरेशन, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी सोशल स्किल्स सीखते हैं। ये सब उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट होने में हेल्प करती है। देन उसके बाद है बैलेंसिंग पीयर एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस। एरिक्सन के अकॉर्डिंग पीयर आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी फैमिली वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। जैसे जब पीयर लॉयल्टी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से जो है क्लैश करती है, मतलब आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपके घर में लॉयल्टी नहीं है, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बिलो है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, क्लैश होगा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट भी सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट हो सकता है, जिसमें यूथ अपनी सोच और चॉइसेस समझने लगते हैं। देन उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। पीयर रिलेशंस यूथ की आइडेंटिटी, इमोशनल ग्रोथ और सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पीयर ग्रुप यूथ को एक्सेप्टेंस, फीडबैक और इंटरेक्शन देता है, जिसके थ्रू वो एक कॉन्फिडेंट और सोशली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल बनने के लिए रेडी होते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स में आ सकता है। तो आए तो आप इस तरीके से अपना कंटेंट जो है वो फ्रेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया ऑन यूथ। और उसके बाद है आपका, डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ यूथ कल्चर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में सेपरेटली आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूथ कल्चर एक ऐसा लाइफस्टाइल और बिहेवियर है जो यंग लोग फॉलो करते हैं। ये कल्चर मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, क्लास, जेंडर और पीयर इन्फ्लुएंस से बनता है। आज के ज़माने में यूथ की जो आइडेंटिटी है वो मीडिया और ग्लोबल ट्रेंड से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं यूथ कल्चर क्या होता है। तो यूथ कल्चर अलग होता है, इनके कपड़े जो है आपको अलग दिखेंगे, लैंग्वेज अलग दिखेगी, म्यूजिक, लाइफस्टाइल सब कुछ आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा। जैसे कि कॉलेज कल्चर, मोटर बाइक गैंग्स, देन उसके बाद वर्किंग क्लास यूथ, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। एरिक्सन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बनने में यूथ कल्चर का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं हम फीचर्स ऑफ यूथ कल्चर की। सबसे पहले आपका जनरेशनल कॉन्शियसनेस। एक जनरेशन की यूथ अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं। जैसे कि पोस्ट 1991 के बाद जो यूथ बॉर्न हुए उन्हें हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन जनरेशन। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डायरेक्टली देखा है, क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत तेजी से हो रहा था। देन नेक्स्ट है आपका क्लास, एथेंसिटी एंड जेंडर। तो मैंने आपको क्लास में जो था वो लेर्किन्स का एग्जाम्पल दिया था यूनिट में, आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो कि ये वर्किंग क्लास यूथ था 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने अपना रिबेलियस नेचर दिखाया था। देन एथेंसिटी में आप हिप हॉप का लिख सकते हो, अफ्रीकन जो थे, इन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट या फिर हम कह सकते हैं रेसिज्म के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई थी। देन उसके बाद है आपका जेंडर। जेंडर में आप लिख सकते हो मोटर बाइक गैंग के बारे में, जो अपनी मेस्कुलिनिटी को दिखाते हैं और यहाँ पे गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका काउंटर कल्चर।
तो यूथ कभी डोमिनेंट कल्चर से अलग चलना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, हिप्पीज जो थे, इन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट लव और पीस को प्रमोट किया। देन उसके बाद है आपका लाइफस्टाइल। तो अब आपको यूथ कल्चर में लाइफस्टाइल कैसे दिखेगा? डेनिम से, कपड़ों से दिख सकता है, मोटर बाइक जैसी चीजों से दिख सकता है। तो यूथ अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए डेनिम्स हो गई, मोटर बाइक्स हो गई, इन सब चीजों का यूज करते हैं। देन विल्स ने बोला कि मोटर बाइक जो है वो फ्रीडम और एटीट्यूड का सिंबल होता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमरिज्म। तो मीडिया और फैशन यूथ पे बहुत असर डालते हैं। यूथ डिजिटल कंटेंट रिमिक्स करके अपना स्टाइल बनाते हैं। देन उसके बाद है रोल इन इवॉल्विंग डोमिनेंट कल्चर। तो यूथ सब कल्चर्स जैसे साइबर पंक्स सोसाइटी के डोमिनेंट कल्चर को भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपका कंज्यूमरिज्म, यूथ एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यूथ ग्लोबल कल्चर को फास्टली अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, भांगड़ा पॉप हो गया, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं ब्लम ने यहाँ पे 3 रिस्पॉन्सेज दिए कि आप कैसे जो है वो ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हो। तो पहला है आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप बिना सोचे समझे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, आप यूथ ग्लोबल कल्चर को एक्सेप्ट कर लोगे। देन उसके बाद है आपका रिजेक्शन। इसमें क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर को अपोज किया जाता है, मतलब कंप्लीटली अपोज कर देंगे कि हमें इसे एक्सेप्ट करना ही नहीं है। देन उसके बाद है आपका असर्शन। इसमें क्या होता है, लोकल आइडेंटिटी के साथ ग्लोबल मिक्स होता है, जैसे कि आपका इंडो वेस्टर्न, ये क्या है, लोकल के साथ ग्लोबल मिक्स है ना, तभी तो ये फैशन निकला। जैसे कि आपका एक और फ्यूजन है भांगड़ा पॉप, इसमें भी लोकल के साथ जो है वो ग्लोबल मिक्स होता है। देन उसके बाद है आपका मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो यूथ डिजिटल नेटिव्स है, हर टाइम फोन पे रहना, गेम्स, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होना, ये सब जो है उनके डेली लाइफ का पार्ट है। मीडिया से वर्चुअल आइडेंटिटी बनती है, लेकिन कभी कभी रियलिटी से ये बहुत ज्यादा अलग होता है। जैसे कि यूथ खुद भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, ब्लॉग्स व्लॉग्स या फिर रील्स वगैरह। इसमें रिस्क भी होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन हो सकता है, स्ट्रेंजर से आप बात कर सकते हो जो सही ना हो, हार्मफुल कंटेंट भी हो सकते हैं। तो टीवी ग्रूमिंग, फैशन और सोच को शेप करता है ये मीडिया। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कंक्लूजन। यूथ कल्चर को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन को डिफाइन करता है। मीडिया और ग्लोबलाइजेशन ने यूथ की आइडेंटिटी, स्टाइल और थिंकिंग को डीपली चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स टू ब्रिंग सोशल चेंज। अभी आपके 3 सेपरेट पॉइंट भी हो सकते हैं या फिर आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन में तीनों मिला के पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा कंटेंट दे रही हूँ 20 मार्क्स में। हो सकता है कि आपसे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंज जो है वो अलग से पूछ लिया जाए, या फिर जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल पॉइंट जो है वो अलग से 10 मार्क्स में पूछ लिया जाए। तो आप इस कंटेंट को रेफर कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जेंडर हमारी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। लोग सबसे पहले पूछते हैं कि बॉय हुआ है या फिर गर्ल, लेकिन जेंडर सिर्फ बायोलॉजी नहीं, एक सोशल आइडेंटिटी भी होती है जो कल्चर, सोसाइटी और अपब्रिंगिंग के थ्रू बनती है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेंडर सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी हमें सिखाती है कि एक बॉय या फिर एक गर्ल को कैसे बिहेव करना चाहिए। गर्ल को बोला जाता है कि सॉफ्ट रहो या फिर घर का काम करो। देन उसके बाद बॉयज को बोला जाता है कि स्ट्रांग बनो, इमोशंस मत दिखाओ। देन उसके बाद बात करें जेंडर रोल्स की, तो जेंडर रोल भी इसी प्रोसेस का पार्ट है। मैन जो है उसे बोला जाता है कि आप ब्रेड बटर अर्न करने वाले हो तो आपको बाहर जाना है कमाने के लिए। विमेन को बोला जाता है कि आप जो है वो घर को संभालो। गर्ल्स को बोला जाता है कुकिंग और केयरिंग जो है वो उन्हें सिखाई जाती है बेसिकली। बॉयज को बोल्ड और इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। लेकिन सब लोग इन बॉक्सेस में फिट नहीं होते। जो लड़की कुकिंग नहीं करती या लड़का इमोशनल नहीं होता, उन्हें जज किया जाता है, जो कि गलत है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंजिंग जेंडर रोल। टाइम के साथ जेंडर रोल में चेंजेस आए हैं। विमेन ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, जैसे कि आपके बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं, ज्योतिबा फुले, आपके सावित्री बाई, देन उसके बाद अंबेडकर जी, इन्होंने भी विमेन्स के लिए जो है वो बहुत काम किया, उन्हें सपोर्ट किया। आज गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन कुछ स्टेट में अभी भी पुअर सेक्स रेशियो है और लो फीमेल लिटरेसी है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सिर्फ वुमेन्स का रोल चेंज होना काफी नहीं है, मेन को भी अपना रोल बदलना होगा। घर के काम, पेरेंटिंग और रिस्पेक्ट देना दोनों इक्वली जरूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सोशल चेंज। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब किसी के जेंडर के बेस पर अजम्पशन बनाना।
जैसे कि गर्ल्स हैं तो वो साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती, बॉयज़ हैं तो वो रो नहीं सकते। वर्किंग वुमेन जो है उन्हें अपने ऊपर प्राउड नहीं फ़ील करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। देन उसके बाद मेंस जो है वो कुक नहीं कर सकते हैं, अपने फैमिली में किसी की केयर नहीं कर सकते। ये स्टेरियोटाइप्स अनफेयर हैं और लोगों के ग्रोथ को रोकते हैं। चेंज तभी आएगा जब हम अपनी सोच को चैलेंज करें और सबको फ्रीडम दें कि वो जैसे है वैसे ही उसे एक्सेप्ट किया जाए। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। जेंडर आइडेंटिटी सोसाइटी के रूल से काफी इन्फ्लुएंस होती है। जब तक हम जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक ट्रू जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। सोशल चेंज के लिए जरूरी है कि हम सब लोगों की आइडेंटिटी फ्रीली एक्सप्रेस करने में उनको स्पेस दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के लोगों, आइडियाज, गुड्स और कल्चर का आपस में एक्सचेंज होना। आज के यूथ का आइडेंटिटी सिर्फ उनके लोकल कल्चर तक ही लिमिटेड नहीं है, वो ग्लोबल म्यूजिक, फैशन, फूड, लैंग्वेज और करियर गोल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने उनकी सोच, बिहेवियर और लाइफ गोल्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और यूथ की। आज के यूथ के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और ऑनलाइन लर्निंग जैसे टूल्स हैं, जिनके थ्रू वो दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट और नौकरी.com जैसे स्टार्टअप ने यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इंस्पायर किया है। यूथ ग्लोबल मूवमेंट्स, पॉलिटिक्स और करियर के बारे में अवेयर हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वो क्या होते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप में चले जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, आप ये कह सकते हो। फास्ट इंफॉर्मेशन के चक्कर में कभी-कभी गलत इंफॉर्मेशन या जल्दी ओपिनियन भी हमारा यूथ बना लेता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका, ग्लोबलाइजेशन, यूथ एंड चेंजिंग वर्क पैटर्न। तो आज की एजुकेशन और जॉब सिस्टम में काफी चेंजेस आए हैं। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पॉपुलर हो गई है, जैसे हम भी, आप लोग भी हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इग्नू से पढ़ रहे हैं, तो इग्नू क्या है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग ही है। स्टेबल जॉब जो है वो कम हो गई है, लोग बार बार जॉब चेंज करते हैं। आईटी जैसे सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीटास्किंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वजह से यूथ की वर्क आइडेंटिटी थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। ओल्ड जनरेशन इस स्पीड को समझ नहीं पाती, जिससे जनरेशन गैप भी फील होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ग्लोबलाइजेशन, यूथ एंड चेंजिंग कल्चर। यूथ आज ग्लोबल कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि फैशन में, फूड में, म्यूजिक में, सब चीजों में वो ग्लोबल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से जनरेशन गैप जो है बहुत बढ़ गया है। पेरेंट्स भी अब बच्चों से नए ट्रेंड्स को सीख रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बाय डायरेक्शनल लर्निंग। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। यूथ की ऑनलाइन आइडेंटिटी उनके रियल सेल्फ से अलग होती है। फैमिली बॉन्डिंग जो है उनकी वीक हो जाती है। स्क्रीन एडिक्शन जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और जिन यूथ के पास ही एक्सेस नहीं है, वो अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करते हैं सोसाइटी में। देन उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड यूथ। जेंडर रोल्स और आइडेंटिटीज पे भी ग्लोबलाइजेशन का मेजर इफेक्ट हुआ है। सबसे पहले आपका एक्सेस टू पावर। विलेज गर्ल्स भी फोन से हेल्थ और एजुकेशन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेती हैं। कंटेंट रिस्क है आपका, इसमें क्या है कि सब ऑनलाइन कंटेंट जो है वो सेफ नहीं होते, सो यूथ को गाइड करना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है आपका कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिशनल बिलीव्स वर्सेस ग्लोबल मीडिया से कंफ्यूजन बहुत होता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर अफगानी गर्ल है जो वेल यानी कि बुर्का पहनती है, जब वो ग्लोबल विमेन को देखती है इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी, तो वो उससे खुद को कंपेयर करती है, तो उसे फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि मुझे किस चीज को फॉलो करना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें, तो विमेन अब बिजनेस रन कर रही हैं, जॉब्स ले रही हैं और स्टीरियोटाइप्स जो है उन्हें ब्रेक कर रही हैं। ये आपके पॉजिटिव चेंजेस हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर राइट्स और LGBTQ प्लस अवेयरनेस भी बढ़ रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आइडेंटिटी राइट्स पे डिस्कशन हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखें, तो ग्लोबलाइजेशन ने यूथ को नए आइडियाज, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी दिए हैं, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन, प्रेशर और आइडेंटिटी इश्यूज भी लाए हैं। आज के यूथ का जो आइडेंटिटी है वो ग्लोबल प्लस लोकल दोनों से मिलके बन रहा है। हमें जरूरी है कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो इमोशनली बैलेंस्ड और सोशली अवेयर इंडिविजुअल बन सके। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपके पार्ट्स हैं, तो हो सकता है कि वो पार्ट्स आपको 10 मार्क्स में मिल जाए। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो हो सकता है कि आपको ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड यूथ के बारे में अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। मतलब पॉइंटर्स जो हैं इनके वो 10-10 मार्क्स में आ सकते हैं।
तो मैंने उसे भी यहाँ पे कवर कर दिया है और अगर ये 20 मार्क्स में आएगा तो उसे भी मैंने कवर कर दिया है। और इस वीडियो में मेरा मेन फ़ोकस यही था सारे क्वेश्चंस में कि अगर वो 10 मार्क्स में भी आते हैं तो भी कंटेंट यहीं से आपको मिल जाए और 20 में आते हैं तो भी यहीं से मिल जाए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेपर में बहुत सारा कंटेंट नहीं डालना, राइट? रेलेवेंट चीज़ें डालिए। ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि आप सब कुछ डाल कर आओ, पेजेस भर रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उसके अंदर तो ये हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया और लिख दिया। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो भी इतना जो है हमें आज के टाइम में ग्लोबलाइज़ेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, यूथ क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। तो हम उस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि हम इर्रेलेवेंट चीज़ें डाल दें कुछ 2-4 और अपना एक आंसर जो है वो फ्रेम कर दें। तो इसीलिए आपको मोस्टली जो है वो रेलेवेंट चीज़ें ही डालनी है क्योंकि इग्नू वैसे भी आपको लिमिटेड जो है वो शीट्स देता है, एक्स्ट्रा शीट वहाँ पे मिलती नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा ज़रूर होगा जो 4 शीट्स में आएगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल आई गेस 24 शीट्स होती है। तो अगर आप 5-5 शीटों के बेसिस पे भी चलोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 4 शीट पे आएगा। तो आपको कंटेंट डालने पे जो है वो ध्यान नहीं देना है कि हम भर-भर के डाल दें, चाहे उसका कोई सेंस ना बन रहा हो। आपको रेलेवेंट चीज़ें ही करनी है और दूसरी चीज़ एग्ज़ामिनर के लिए आपको पेपर आप कह सकते हो बिल्कुल मक्खन की तरह देकर आना है। मतलब वहाँ पे कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओवर राइटिंग मत करना। तीसरी चीज़ आपका कि आपको साथ में ऐसे बिच-बिच के लोगों को हैबिट होती है कि वो आंसर लिख कर आते हैं, ऐसा नहीं करना। चेकर जो है यहीं पे उसका दिमाग घूम जाता है, जब वो ये देखता है कि उसके लिए चेकिंग ईज़ी नहीं हो रही है। बच्चे ने जो है वो अच्छे से नहीं लिखा या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके लिखा हुआ है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, हमेशा आपको चेकर के लिए काम आसान करना है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, कोशिश करना है हर आंसर में या तो कोई माइंड मैप या कोई फ्लो चार्ट या फिर किसी भी तरीके का टेबल जो है वो आपको क्रिएट करके आना है, उससे आपका आंसर जो है वो इफ़ेक्टिव बनेगा। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम यूनिट 8 और यूनिट 9 जो है कवर करेंगे एंड वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स देखेंगे, कुछ और टिप्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.